नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, वाइकॉफ स्टार्टर सीरीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो लॉ ऑफ वाइकॉफ वो डिस्कस किए थे। फर्स्ट लॉ था हमारा डिमांड एंड सप्लाई, सेकंड कॉज एंड इफेक्ट, और थर्ड लॉ था हमारा एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। अब आज हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं कि वाइकॉफ की जो मेथड्स हैं किसी भी स्टॉक को टाइमली कैच करने के लिए, किसी मूव को टाइमली कैच करने के लिए, वो मेथड बेसिकली है स्केमेटिक्स की। स्केमेटिक्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो हम लोग आज से स्केमेटिक की स्टार्टिंग करते हैं कि स्केमेटिक कहाँ ड्रॉ होता है, क्या उसका मेथड है। तो स्केमेटिक शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक प्राइस साइकिल की बात की थी। प्राइस साइकिल में क्या था कि एक सबसे पहले हमने एक एक्यूमुलेशन को शो किया। एक्यूमुलेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप मार्कअप फेज था, और उसके बाद एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर डाउन, एक मार्क डाउन फेज। ये तो हो गई प्राइस साइकिल। इसमें मैंने आपसे एक चीज़ और ऐड की थी कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मार्कअप फेज के बाद नेक्स्ट जो जोन बने वो जोन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ये जोन अगेन एक री एक्यूमुलेशन जोन हो। अगर ये री एक्यूमुलेशन जोन होगा तो प्राइस हमारा फिर से एक अप मूव में जाएगा, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन होगा तो यहां से हमें एक डाउन ट्रेंड मिलेगा, या मैं कहूं यहां से एक हमें मार्क डाउन फेज मिलेगा। तो जो हमारी कैलकुलेशन है, जो हमारे टेक्निकल्स हैं, जो हमारा स्केमेटिक है, वो स्केमेटिक हमें यहाँ पर क्लू देगा या हमारी एक डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि ये जोन हमारा एक एक्यूमुलेशन जोन है या फिर ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास टोटल 3 तरह के हम लोग ट्रेंड को जानते हैं कि पहला हुआ अप ट्रेंड, सेकंड हुआ हमारा डाउन ट्रेंड, और थर्ड हमारा होता है साइडवेज मार्केट, जिसको कि हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिंग रेंज है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये ट्रेडिंग जो रेंज बनती है ये एक क्रिएट करती है कॉज। कॉज किस चीज के लिए क्रिएट किया जाता है? नेक्स्ट मूव के लिए। क्योंकि यहां से जो मूव था, वो जो कैंपेन स्टार्ट हुआ था यहां कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब अगला क्या होना चाहिए? एक कॉज पहले क्रिएट होगा। अब ये कॉज एक अप मूव के लिए है या फिर एक डाउन मूव के लिए है, ये डिसाइड करता है स्केमेटिक। कि स्केमेटिक में हमें क्या क्लू मिला, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो कॉज क्रिएट हो रहा है ये कॉज एक्यूमुलेशन के लिए क्रिएट हो रहा है या फिर ये कॉज हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्रिएट हो रहा है, राइट। चलिए अब हम इसके बेसिक जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली चीज चेंज ऑफ कैरेक्टर, सेकंड वाइकॉफ फेज एनालिसिस। जब हम लोग फेज एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो जोन है, जिस जोन पर हम स्कीमेटिक ड्रॉ कर रहे हैं, ये जोन इस एक्यूमुलेशन के लिए है या फिर ये जोन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो गाइज एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, राइट। देखिए, सबसे अगर मैं डाउन ट्रेंड को अगर ड्रॉ करता हूं, सपोज ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है और प्राइस इसमें एक डाउन मूव में है, एक प्राइस मोमेंटम में है। जब स्टॉक एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में होता है तो एक मोमेंटम होता है स्टॉक के अंदर, एक तेजी होती है। अगर हम डाउन मूव में है तो एक प्राइस लगातार हमें एक डे बाई डे डाउन मूव हमें वहां पर मिलता जाता है। अब जब स्मार्ट मनी को ये फील होता है कि किसी भी स्क्रिप्ट की वैल्यू अब फेयर है, तो वहां पर वो बाई करना शुरू करती है। लेकिन ये चीज बिल्कुल हमें क्लियर होनी चाहिए कि सिंगल अटेम्प्ट के साथ में किसी भी मोमेंटम को नहीं रोका जा सकता। नंबर ऑफ अटेम्प्ट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सपोज मैं कहता हूं एक अटेम्प्ट स्मार्ट मनी ने यहां पर किया, थोड़ा सा मोमेंटम, थोड़ा सा मैं कहता हूं बहुत कम, एक जो मोमेंटम था हल्का सा कम हुआ। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो सकते हैं। एक्चुअली ये अटेम्प्ट होते ही फेल होने के लिए हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि जो स्पीड है, जो मोमेंटम है, वो कम होना शुरू होता है, और एक टाइम बाद जो प्राइस अभी एक ट्रेंड में चल रही है, एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, धीरे धीरे करके उसका फ्लैट होना शुरू होता है। फ्लैट होके वो एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देता है। यहां हम कहते हैं कि ये जो चेंज आया करेक्टर में चेंज क्या आया कि डाउन मूव से अभी फिलहाल जो प्राइस है वो साइडवेज मूवमेंट में आ गया। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसा मैंने यहां पर शो किया हुआ है कि
यहाँ मैंने जो मार्क किया है कि ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। इसके बाद स्मार्ट मनी ने कहाँ अटेम्प्ट किया, देखिए ये अटेम्प्ट किया स्मार्ट मनी ने प्राइस को होल्ड करने के लिए। यहाँ होल्ड नहीं हुआ प्राइस, दोबारा फिर से अटेम्प्ट किया, यहाँ पर भी होल्ड नहीं हुआ। अल्टीमेटली जहाँ प्राइस प्रॉपर वे में होल्ड होता है वहाँ हमें एक बॉटम मिलता है, जिसको कि हम कहते हैं ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल हो गया। और इसके बाद जो हमें एक ट्रेडिंग की जो टॉप है वो एक लेवल मिलता है, जिसको हम कहते हैं ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। अब स्कीमेटिक को हम लोग टोटल 5 फेजेस होते हैं स्कीमेटिक के। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वहाँ हमारा ए फेज कंप्लीट होता है। इस फेज को जितने भी फेज है, देखिए पहले हम लोग फेज की बात करते हैं, फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज डी, फेज ई। हम लोग फेज वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हर फेज की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या चेंज आता है नेचर ऑफ स्क्रिप्ट में, और कहाँ पर ये फेज़ हमारा कंप्लीट होगा और कहाँ पर हमारा नया फेज स्टार्ट होगा। तो हमारे पास टोटल 5 फेज हो गए, ए बी सी डी ई, राइट। अब यहाँ जैसे मेंशन मैंने किया हुआ है, एक वर्ड क्रीक मैंने मेंशन किया हुआ है, एक मैंने किया हुआ है मेंशन ये BUEC, और एक आप देख रहे हो कि ये JEC जिसको हम लोग बोलते हैं जैक। अभी हम लोग पहले ये टर्मिनोलॉजी है इसको हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फेज वाइज एनालिसिस करेंगे। तो एक चीज़ मैंने आपसे कहा चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो पहला हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो हमारा हुआ जब प्राइस ने डाउन मूव से एक साइडवेज मूव में अपने होल्ड कन्वर्ट किया, पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां से क्या है कि प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट, एक साइडवेज मार्केट में यहां मूव हो रहा है प्राइस। अब दोबारा एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा फॉर मार्क अप या मार्क डाउन फेज, डिपेंड करेगा कि हम किस फेज में हैं। फेज सी पर जब हम पहुंचते हैं तो फेज सी के बाद हमें काफ़ी हद तक क्लू मिल चुके होते हैं कि ये जो स्कीमेटिक है ये स्कीमेटिक एक्यूमुलेशन के लिए है या फिर ये स्कीमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ए और बी फेज में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती, बी फेज से क्लू मिलना शुरू होगा, सी फेज में आके चीज़ें हमारी शेप लेना शुरू करती हैं कि हम किस चीज़ के लिए ड्रॉ कर रहे हैं स्कीमेटिक। तो फेज सी, फेज डी, तो सी और डी में फिर से कैरेक्टर चेंज होता है। कैरेक्टर चेंज कि अगर ये स्कीमेटिक हमारी एक्यूमुलेशन जोन के लिए है तो प्राइस साइडवेज जो मूवमेंट है उससे एक अपसाइड मूवमेंट में अपने आप को कन्वर्ट करती है, या मैं कहूँ साइडवेज से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो कोई भी अगर हमारा कोई भी कैंपेन स्टार्ट हुआ है तो वहाँ सब जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग होगी स्टॉपिंग एक्शन से। स्टॉपिंग एक्शन मीन्स जो प्रीवियस मूव है उसको स्टॉप किया जाएगा, और ये जो एक साइडवेज स्टार्ट होगा हमारा मूव, ये हमारा फिनिश होगा एक एंडिंग पॉइंट से, जहाँ से कि हमें एक नया मूव, एक नया अप मूव या मैं कहूँ मार्कअप या मार्क डाउन फेज देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्या क्रीक होता है, क्या जैक होता है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फेज वाइज हम लोग इसकी एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। देखिए ये लेंदी प्रोसीजर होता है, कोई भी स्कीमेटिक हमारी ऐसी नहीं है कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगी। वाइकॉफ सीरीज आपसे पेशेंस, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए जब तक कि स्कीमेटिक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाती, जब तक हमारे पास क्लू प्रॉपर नहीं हो जाते हैं कि हम अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए स्कीमेटिक ड्रॉ कर रहे हैं। हम इस स्टॉक को बाई करने जा रहे हैं या फिर हम इस स्टॉक को सेल करने जा रहे हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए हमें वेट करना होगा। और जब तक सारे सेटअप हमारे कंप्लीट नहीं होते तब तक हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, और जो क्लू मिल रहे हैं उसके साथ हम लोग अपनी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्रीक क्या है, एक चीज़ हम लोग कहते हैं कि ये हमारा पास एक रेजिस्टेंस है, लगभग रेजिस्टेंस के पास ही एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। ये लाइन जो है ये जो हमारा ट्रेडिंग रेंज का टॉप है उसके साथ मूव करती है। अगर मैं अदर वर्ड्स में बात करूं तो हम लोग क्रीक और रेजिस्टेंस को काफ़ी हद तक एक भी मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि एक ये लाइन है जो थोड़ी सी अलग होके चलती है। इसको मैं चार्ट पर अगर डिस्कस करते हैं हम लोग, जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने चार्ट जैसे डिस्कस किया हुआ है।
अभी एक चीज़ पहले हमारे पास आती है कि सबसे पहले हमें ढूंढना है एक रेंज। देखिए, कोई भी अगर स्टॉक किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में है तो वहाँ पर हम लोग कोई रेंज नहीं बना सकते हैं। हमें सबसे पहले एक ट्रेडिंग रेंज सेलेक्ट करनी होगी। उस ट्रेडिंग रेंज पर जब हमारी स्कीमेटिक ड्रॉ हो जाएगी उसके बाद हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये अमर राजा बैटरी का 30 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर मुझे एक ट्रेडिंग रेंज मिला, तो यहाँ मैंने क्या, सबसे पहले एक बॉटम हमारा ड्रॉ हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हमारा, यहाँ हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया इस एरिया में आकर। जस्ट अबाउट मैं इसको थोड़ा सा बेटर वे में ड्रॉ करता हूँ। जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया किस सेंस में कि जो हमारा डाउन मूव है वो कन्वर्ट हो गया फ्लैट मूव में, एक साइडवेज मूव में, राइट। अब हम बात करते हैं कि क्रीक क्या होता है। देखिए क्रीक में क्या है कि यहाँ मैंने एक टॉप लाइन ड्रॉ की है जो एक रेजिस्टेंस को शो कर रही है। मैं इसको मार्क करता हूँ, ये हमारा लेवल हुआ रेजिस्टेंस का। अब ये एक इमेजिनरी लाइन है जो क्रीक है। क्रीक क्या है कि जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसके ऊपर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस को शो कर रही है। ये हुआ हमारा क्रीक, राइट। अब जो भी प्राइस या जो भी बार इस क्रीक को क्रॉस करता है उसको हम कहते हैं जैक। जैक हम क्यों कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका जंप अक्रॉस द क्रीक। जंप अक्रॉस द क्रीक मींस कि अभी क्या है हमारे पास कि प्राइस एक रेंज में है और एक रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस ट्रेड कर रही है। इसके बाद क्या हुआ कि जहां पर भी हमें पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मिलता है, जहां पर हम कहते हैं कि यहां हमारा रेजिस्टेंस सबसे कम है, उस रेजिस्टेंस पर आकर एक प्राइस एक जंप लेता है और जंप लेकर जो क्रीक लेवल है तो उस क्रीक लेवल को क्रॉस करता है, जिसको हमने कहा जंप अक्रॉस द क्रीक, जैक। जैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको देखना होगा क्रीक, जिस क्रीक को जैक ने क्रॉस किया है वो कितना स्ट्रांग है। आपके लिए पहला जो क्लू आता है, हम लोग हालांकि बात कर रहे हैं लास्ट फेज की, जबकि हमारा जो ओवरऑल सारे फेजेस है वो कंप्लीट हो गए हैं और एक मार्कअप या मार्कडाउन, हालांकि मुझे मार्कअप वर्ड यूज करूंगा, एक मार्कअप फेज की स्टार्टिंग हो रही है, उसमें जब प्राइस ब्रेकआउट करती है उस पहली बार को हम कहेंगे जैक। और ये स्ट्रॉन्ग इस सेंस में है कि इसका वॉल्यूम, इसका स्प्रेड, इसका मोमेंटम, ये सारी चीज़ें आपको क्लू देगा कि आप जिस स्टॉक पर स्कीमेटिक ड्रॉ कर रहे हो ये कितने मोमेंटम के साथ हमें एक अपमूव देने जा रहा है। तो पहली चीज़ हमारी हुई जैक। अब दूसरी चीज़ मैं कहता हूं कि प्राइस जब भी किसी लेवल को क्रॉस करेगा तो आइडियल ये होता है कि थोड़ी देर के लिए प्राइस वहां पर होल्ड करे, अपने आप को होल्ड करे लो वॉल्यूम के साथ में। एक होता है ना कि प्राइस ने रेस्ट किया लो वॉल्यूम के साथ में, तो इस एरिया को, जो ये एरिया यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये एरिया हमारा हुआ BUEC, बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक। मींस प्राइस ने क्रॉस किया, उसके बाद थोड़ी देर प्राइस ने रेस्ट किया, जो रेजिस्टेंस हमारा एरिया है उस एरिया के अंदर में भी हो सकता है कि प्राइस एक बार एंटर करे, हो सकता है प्राइस एंटर ना करे, डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी जैक के बाद, देखिए दो तरीके हो सकते हैं। एक पहला हमारा क्या तरीका हो सकता है कि एक हमें बार मिली जिसको हमने जैक बोला और उसके बाद लगातार हमें अपमूव मिलता चला गया, राइट। दूसरा तरीका क्या है कि प्राइस ने जोन को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर उस एरिया पर अपने आप को होल्ड किया। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन किस सेंस में कि अगर प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है विद लो वॉल्यूम, मैं क्लियर कट एक चीज कह रहा हूं, विद लो वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ज्यादा है मींस प्रेजेंस ऑफ सेलर है, तो ये प्राइस वापस से अपने ट्रेडिंग रेंज में आएगी। तो वो चीज़ हमें देखनी होगी कि ये वॉल्यूम के साथ, कम से कम वॉल्यूम के साथ में होल्ड करना चाहिए और इसके बाद प्राइस हमें एक अपमूव देता है। हालांकि प्रॉपर मेथड्स हैं इसके ट्रेडिंग के कि किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं इस पर। देखिए अगर हमें बैक टू बैक अपमूव मिलता गया, मैं इस ट्रेड को कभी नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा। वेट किस चीज़ के लिए करूंगा, मैं इसकी वापसी के लिए वेट करूंगा। कोई भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है उसकी टेस्टिंग ज़रूर होती है, तो मैं वेट करूंगा एक सेकंड टेस्टिंग के लिए। लेकिन ये जो चार्ट पर जो अभी सेटअप बना हुआ है, ये सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे लिए क्वेश्चन रेडी होता है। स्मार्ट मनी यहाँ पर एक अपने आप को चेक करती है प्रॉपर वे में कि राइट, ये चीज़ अभी अगर प्राइस को नीचे जाना है, अगर सेलर्स प्रेजेंट हैं इस ट्रेडिंग रेंज में, तो प्राइस यहाँ से एक डाउन मूव लेगी। अगर डाउन मूव नहीं ले रही है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमारी बाई के लिए हो जाता है, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्रीक क्या है, जैक क्या है, BUEC क्या है।
तो एक बार जस्ट मैं क्रीक को रिपीट कर देता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्रीक जनरली जो रेंज है, जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है उसके आसपास हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फर्स्ट जैसे लोअर क्रीक हमारा ये हो गया, अपर क्रीक हमारा ये हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें दो क्रीक मिलते ही मिलते हैं, लोअर क्रीक और अपर क्रीक, मतलब मैं कहूँ 70-75% दो क्रीक हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। आप इस क्रीक पर भी फोकस कर सकते हो, या अगर आपको क्रीक में कुछ कंफ्यूजन है तो मैं कहता हूं जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा आपसे कि क्रीक को हम एज अ रेजिस्टेंस मान सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यहां पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा एक क्रीक हो गया। एक्चुअली हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं सपोर्ट, हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस, तो अगर मैं बात करता हूँ वाइकॉफ सीरीज़ की, तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी जब भी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, हम वहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रीक, राइट। और जब हम बात करेंगे कि एक सपोर्ट, ये तो क्रीक हुआ हमारा रेजिस्टेंस, और जब हम बात करेंगे सपोर्ट के लिए वहाँ हम बात करते हैं आइस। तो जो यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया कि जैक हुआ जंप अक्रॉस द क्रीक, और जब एक डाउनफॉल मिलता है, हमें डाउन साइड एक ब्रेकआउट मिलता है, वहाँ हम कहते हैं फॉलन थ्रू द आइस। हालांकि इस टर्मिनोलॉजी में क्रीक वर्ड ज़्यादा फेमस है, फॉलन थ्रू द आइस बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं है इसके साथ में हम लोग। तो लेकिन हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। वाइकॉफ अगर हम सीख रहे हैं, आइस क्या है, क्रीक क्या है, जैक क्या है, फॉलन थ्रू द आइस क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें क्लियर होनी चाहिए। क्यों क्लियर होनी चाहिए? कि जब भी हम कोई चीज़ इसमें देखते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए, राइट ओके यहाँ पर ये मेंशन है तो इसका मतलब ये हुआ, राइट। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने जो बेसिक था स्टार्टिंग वो हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग वापस अपने चार्ट पर चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट गाइस। राइट अब दोबारा से मैं इस चार्ट पर आता हूं। अब जैसा मैंने कहा ABCDE हम लोगों के जो 5 फेज थे, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट फेज पर कि फर्स्ट फेज में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए फर्स्ट फेज में हमारा आता है फेज ए में स्टॉपिंग द प्रीवियस ट्रेंड। स्टॉपिंग द प्रीवियस ट्रेंड मीन्स जो हमारी डाउन ट्रेंड चल रही है, तो जहां पर स्मार्ट मनी ट्राई करती है, अटेम्प्ट करती है प्राइस को एक जो डाउनफॉल है उसको रोकने के लिए, इस लेवल को हम लोग कहते हैं प्रीलिमिनरी सपोर्ट, PS, इसको हम लोग कहते हैं PS। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा मैंने कहा कि PS जो है प्रीलिमिनरी जो सपोर्ट है, ये होता ही कहीं ना कहीं फेल होने के लिए। एक बार अटेम्प्ट किया, 2 बार अटेम्प्ट किया, मे बी 3, 4, 5 टाइम्स, कितना भी टाइम्स हो सकता है। इसके बाद प्राइस अपने आप को होल्ड करती है, अपने आप को एक बॉटम इसको मिलता है। अगर मैं कहूं कि क्या यहां मेरे पास एक बॉटम है, सपोज यहां फर्स्ट ट्राई हुआ, क्या यहां एक बॉटम मिला हमें? नहीं, ये बॉटम हमारा ब्रेक हो गया। नेक्स्ट फिर से एक बार ट्राई किया, क्या यहां कोई हमें स्ट्रांग बॉटम मिला? यहां भी हमें कोई बॉटम नहीं मिला, हमें बॉटम मिला यहां जो SC जहां पर मार्क है, यहां पर हमें एक स्ट्रांग बॉटम मिला। स्ट्रांग इन द सेंस कि प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया और ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ। इवन ये थोड़ा सा आपको शो हो रहा होगा कि लेवल ब्रेक है, लेकिन ये टेस्टिंग है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या टेस्टिंग होती है। तो जब हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉटम मिलता है तो वहां हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई, और इसके बाद एक अपमूव जो रिएक्शन हुआ वहां हमारा एक जो रेजिस्टेंस लाइन है वहां हमें अब 2 लाइन मिल गई। मेन चीज क्या है, पहले हमें एक ट्रेडिंग रेंज रेडी करनी है। जब तक हमारे पास टॉप और बॉटम नहीं है तब तक हम कोई भी स्कीमेटिक ड्रॉ नहीं कर सकते। मे बी हम जिसको चीज को भी PS कह रहे हैं, हो सकता है प्राइस यहां पर होल्ड ना हो, प्राइस और डाउन मूव में जाए। हमें वहां तक वेट करना है जहां तक कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉटम या स्ट्रॉन्ग एक आइस लेवल हमें नहीं मिलता, वहां तक हमें वेट करना है। तो फेज ए हमारा जो क्या क्या चीज़ें फेज ए में आती हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इस चीज़ को। PS जैसे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, स्टॉपिंग द प्रीवियस ट्रेंड। ए फेज का जो मेन काम है जो हमारा प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को रोकना, और चेंज ऑफ करेक्टर जो चीज़ है वो हमारी यहाँ अप्लाई हो जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ फेज बी की। देखिए फेज बी क्या करता है, फेज बी कॉज क्रिएट करता है। वाइकॉफ का जो सेकंड रोल है कॉज एंड इफेक्ट।
जितना कॉज स्ट्रांग होगा उतना रिजल्ट स्ट्रांग होगा। अगर हमारा कॉज बहुत छोटा है तो उसका रिजल्ट बहुत छोटा होगा, रिजल्ट इन द सेंस ऑफ अप मूव और डाउन मूव। तो अगर हमारा कॉज एक स्ट्रांग कॉज है और हम एक्यूमुलेशन जोन को फॉलो कर रहे हैं तो एक हमें अच्छा अप मूव मिलना चाहिए, और अगर ये कॉज छोटा है तो एक नॉर्मल अप मूव हमें मिलना चाहिए। तो बी फेज में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? बी फेज में होता है बिल्डिंग द कॉज, कि हम क्या चीज, और यहां पर हम एक्यूमुलेशन पर हैं या हम डिस्ट्रीब्यूशन जोन में हैं, यहां से क्लू मिलना शुरू होंगे। थर्ड फेज क्या करता है? टेस्ट इन द सेंस कि अगर हम सपोज एक्यूमुलेशन फेज में हैं तो बॉटम जो आइस लेवल है, इस आइस लेवल को ब्रेक किया जाएगा। और जो वीक होल्डर्स हैं, वीक होल्डर कौन होते हैं? कि सपोज जो हमने यहां देखा कि एक लेवल है, एक आइस लेवल है जो पिछले 2 अटेम्प्ट में होल्ड किया गया, राइट। थर्ड अटेम्प्ट में हम यहां बाई कर लेते हैं, राइट। अभी क्या हुआ? फर्स्ट टाइम होल्ड हुआ, ट्रेडिंग रेंज का टॉप मिला, दूसरी टाइम फिर से टच किया, फिर हम ऊपर तक गए। मैं फिर एक बार और ट्राई कर लेता हूं, और यहां पर फिर से ट्रेडर जब ट्राई करता है तो यहां पर जो स्ट्रांग होल्डर हैं वो वीक होल्डर को अपने साथ लेके नहीं जाते हैं, प्राइस रेंज को ब्रेक करता है और एक डाउन मूव आता है, जिसमें कि एक पैनिक वाली सिचुएशन होती है ना, कि रिस्क लिया है, ओके ये तो डाउन मूव है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहां से क्विट करते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं आइडियल एंट्री हमारी कहां होनी चाहिए किसी भी स्कीमेटिक में, आइडियल एंट्री होती है सी पॉइंट, सी फेज के अंदर, जहां पर स्प्रिंग जनरेट होता है। अगर हमने सही टाइम पर स्प्रिंग को रिकॉग्नाइज कर लिया, आइडियल एंट्री होती है किसी भी स्कीमेटिक एक्यूमुलेशन फेज की बाई करने की, जिसका कि टारगेट रेंज, पहला टारगेट जो है वो रेंज का जो टॉप है वहां पर पहला टारगेट होता है। तो सी फेज क्या करेगा? सी फेज टेस्ट करेगा। टेस्ट किस चीज का है? देखिए, टेस्ट है कि हम जिस एक अप मूव के लिए रेडी हो रहे हैं। सपोज मैं कहता हूं कि बी फेज एक जो कॉजिंग एरिया है जहां पर कॉज क्रिएट हुआ। एक चीज इसमें और ऐड करूंगा कि अगर हम 5 फेज की बात कर रहे हैं तो बी फेज की लेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग यहां पर चीज होती है, क्योंकि स्टॉक का जो भी मूवमेंट है वो सारा का सारा मूवमेंट बी फेज में होगा। तो बी फेज हमारा लॉन्गेस्ट फेज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रेसिवनेस ज़्यादा है ऑपरेटर्स की या स्मार्ट मनी की, तो बी फेज को कम करते हैं। वो अब शो हो जाएगा जब आप स्कीमेटिक ड्रॉ करना शुरू करोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्रेसिवनेस कितनी ज़्यादा है, या बी फेज अगर कम हो रहा है तो उसका कोई रीज़न है या नहीं है। तो बी फेज में हमने कॉज क्रिएट किया, सी फेज में टेस्टिंग हुई। और टेस्टिंग इस चीज़ की है कि अभी तक जहां हमने, सपोज मैं कहता हूं कि जो हमारा एक टारगेट था बाई का, वो लगभग हमारा टारगेट पूरा हो गया है। तो क्या यहां से हम अपमूव में जा सकते हैं, या कहीं कुछ हिडन सेलर्स हैं? तो उस सेलिंग जो सेलर्स हैं उसकी टेस्टिंग के लिए होता है स्प्रिंग। और अगर यहां पर सेलर हैं तो ये एक डाउन मूव हमें यहां पर मिलेगा और प्राइस एक डाउन मूव में जाएगा। और अगर सारी चीजें ठीक हैं तो प्राइस इस एक मूवमेंट के बाद एक जर्क होगा, इसको हम लोग शेकआउट भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ टाइप होती है स्प्रिंग की, 3 टाइप होती हैं। धीरे धीरे एक्चुअली इसको लोग डिस्कस करेंगे, मतलब जो मैंने सोचा हुआ कि हम लोग फेज वाइज चीजें डिस्कस करेंगे तो समझना भी इजी होगा हमारे लिए। प्रॉपर हमें ये चीज आएगी कि राइट, हर एक फेज में कहां पर चीजें ऐसी हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो स्कीमेटिक है उसका डेवलपमेंट या उसका जो प्रोग्रेस है वो हम लोग प्रॉपर वे में देख सकते हैं। तो सी फेज हमारा हुआ बेसिकली टेस्टिंग फेज। इसके बाद हम बात करते हैं डी फेज की। जो डी फेज होता है वो ट्रेडिंग विद इन रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंथ आना शुरू होती है। स्ट्रेंथ इन द सेंस कि स्प्रिंग में शेकआउट हुआ, वीक होल्डर्स बाहर हो गए, अब यहां से एक स्ट्रेंथ हमें मिलती है। और ई फेज में हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, मार्कअप फेज हमारा स्टार्ट होता है यहां से कि प्राइस हमें एक अप मूव देता है, राइट। तो ये तो हुआ स्कीमेटिक का एक बेसिक, स्केलेटन की बात करूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कि हमारा एक्यूमुलेशन क्या है। अब यहां अगर मैं ऐड करता हूं कि सपोज ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है। अभी अगर यहां हम जैसा देख रहे हैं कि अभी प्राइस ने क्या किया कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है और यहां पर एक हमारा जोन क्रिएट हुआ, और अगर ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज है
तो ये चीज़ें जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। रिवर्स इन द सेंस कि जहां हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं वहां पर हमें एक अपथ्रस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। हालांकि मेरे हिसाब से उस चीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अभी मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। PS स्टैंड्स फॉर प्रीलिमिनरी सपोर्ट। और अब मेरे ख्याल से अब हम लोग फेज ए स्टार्ट करते हैं कि फेज ए का मूवमेंट किस तरह से होता है। सबसे पहले फेज ए में स्टार्टिंग हमारी होती है प्रीलिमिनरी एक्शन के साथ में। जस्ट अ मोमेंट, मैं ना इसको व्हाइट बोर्ड के साथ एक्सप्लेन करता हूं, बेटर रहेगा। अब हमने देखा ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है, राइट। डाउन ट्रेंड में प्राइस का मूवमेंट क्या है कि प्राइस हमारा ये मूवमेंट यहां पर करना स्टार्ट कर रहा है, ये हमारे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी कहा था कि हर एक पॉइंट पर आकर जो स्मार्ट मनी है उसने ट्राई किया कि क्या प्राइस को यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे कम होने लगा। फाइनली आफ्टर 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स के बाद हम लोगों के पास एक स्टॉपिंग एक्शन आता है। स्टॉपिंग एक्शन मींस कि यहाँ पर आकर हो सकता है हमें एक सेलिंग क्लाइमैक्स मिले। सेलिंग क्लाइमैक्स जैसा कि मैंने पहले डिस्क्राइब किया हुआ है, सेलिंग क्लाइमैक्स में वॉल्यूम नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होता है, स्प्रेड वाइड या अल्ट्रा वाइड हो सकता है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ शो क्या होगा, मतलब अगर मैं बात करूँ एक सेलिंग क्लाइमैक्स का हमारा बार है, ये सेलिंग क्लाइमैक्स बार अगर हमारी आती है तो यहाँ पर ओवरऑल शो होगा हाई वॉल्यूम, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वाइड स्प्रेड, अल्ट्रा वाइड स्प्रेड। देखने में क्या लगेगा कि राइट यहाँ से एक फर्दर डाउन मूव की तैयारी है, पर एक्चुअली यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। सेलिंग क्लाइमैक्स बहुत स्ट्रांग सिग्नल होता है स्ट्रेंथ के लिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। बाइंग अपॉर्चुनिटी, मेरी हैबिट है कि जब भी मुझे सेलिंग क्लाइमैक्स बार मिलती है मैं उसके टॉप पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और जब प्राइस इसको ब्रेक करता है सेलिंग क्लाइमैक्स के टॉप को, यहां पर मैं देखता हूं कि क्या प्राइस एक लेवल पर होल्ड कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो हम बाई के लिए उस ट्रेड को लेते हैं। तो सेलिंग क्लाइमैक्स बहुत स्ट्रांग सिग्नल है बाई के लिए, या स्ट्रेंथ सिग्नल है, ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है सेलिंग क्लाइमैक्स एज कंपेयर टू स्टॉपिंग वॉल्यूम। अगर हम बात करते हैं तो सेलिंग क्लाइमैक्स को मैं ज़्यादा वेटेज देता हूं, राइट। अभी क्या है कि यहाँ पर हमें एक सेलिंग स्टॉपिंग एक्टिविटी मिली, स्टॉपिंग एक्शन मिला, मीन्स ट्रेंड को रोका गया, डाउन ट्रेंड को रोका गया। कंफर्म हमें कैसे होगा कि ये हमारा जोन जो है होल्ड है। देखिए अभी यहां हमने पहले क्या किया कि यहां एक बार सपोज मैं एक बार थोड़ा सा और ड्रॉ करता हूं, अगर इसको, अगर ये हमारा जिगजैग मूव चल रहा है, अगर मैं कहता हूं कि मैंने कि यहां पर लाइन ड्रॉ की हुई है, राइट, नो इशू, हमने यहां एक आइस लेवल ड्रॉ किया हुआ है, प्राइस ने एक हायर लेवल पर गया लेकिन दोबारा से इस लेवल को ब्रेक कर दिया गया। तो ये प्रोसीजर हमें तब तक फॉलो करना है जब तक कि हम इस जोन को होल्ड नहीं करते हैं। इसके बाद एक हमें रिएक्शन मिलता है, मतलब एक होता है ना कि पैनिक सेलिंग हो गई, पैनिक सेलिंग के बाद एक रिलीफ बाइंग आती है। तो एक रिलीफ जो बाइंग आती है, ये रिलीफ बाइंग हमें देती है लेवल किस चीज़ के लिए, ये हमें लेवल देगी जो हमारा ट्रेडिंग रेंज का टॉप है। अभी तक हम ट्रेडिंग रेंज में आए नहीं है, हमारे पास केवल एक आइस लेवल है। आइस लेवल मीन्स हमारे पास केवल एक बॉटम है, हमें एक टॉप और चाहिए, जिसको मैं कहूँगा कि एक क्रीक लेवल कह सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल कह सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद एक रिलीफ रैली आई, रिलीफ रैली के बाद हमें एक टॉप मिला, राइट। अब इस टॉप को हम लोग फिर से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम इसको नोट करना चाहें तो ये जो पहला स्टेज है, ये स्टेज है हमारा प्रीलिमिनरी सपोर्ट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये होता ही फेल होने के लिए। PS के बाद में हमें क्या मिला, हमें मिला सेलिंग क्लाइमैक्स, या मैं कहूँ हमें मिला SOS, राइट। SOS कहना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो लेवल, जो बार हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉटम देती है, उस बार को हम लोग कहते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स बार। और ये जो एक्शन हुआ ओवरऑल, ये एक्शन हमारा हुआ स्टॉपिंग एक्शन, राइट। इसके बाद एक रिलीफ रैली आएगी ही, आती ही आती है। जनरली हम लोग जब भी देखते हैं कि बहुत डीप करेक्शन होता है या कोई भी एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद अगर हमें एक हैवी वॉल्यूम सेलिंग क्लाइमैक्स बार मिलती है, एक रिलीफ रैली मिलती है, ये रिलीफ रैली हमारे लिए हेल्प करेगी
ट्रेडिंग रेंज का टॉप बनाने में। इसको हम लोग कहते हैं AR स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक रिएक्शन। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हमारे पास बॉटम भी है, हमारे पास टॉप भी है। इसके बाद क्या होता है कि प्राइस फिर से एक डाउन मूव में आता है। मैं एक बार चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट गाइस। हम लोगों ने PS क्लियर किया, हम लोगों ने सेलिंग क्लाइमैक्स को क्लियर किया कि सेलिंग क्लाइमैक्स क्या चीज़ है। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि अब हमें एक ऑटोमेटिक रैली मिली, और ऑटोमेटिक रैली के बाद ये प्राइस वापस होता है। वापस क्यों होता है? चेक करने के लिए, सेकेंडरी टेस्ट। अभी अगर हम लोग जैसे कंटेक्स्ट की बात करते हैं, सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारा एक सेलिंग क्लाइमैक्स बार था, प्राइस ने एक ऑटोमेटिक रैली दी, प्राइस वापस आया। क्या चेक करने के लिए वापस आया? कि क्या ये आइस लेवल स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर ये लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें अगेन फिर से सारी एक्सरसाइज करनी है। अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है तो ये होल्ड करेगा। तो पर्पस हमारा जो सेलिंग क्लाइमैक्स का है वो पर्पस है, सेकेंडरी टेस्ट का जो पर्पस है वो पर्पस है टेस्टिंग ऑफ सेलिंग क्लाइमैक्स, या टेस्टिंग ऑफ जो ये हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, जो स्टॉपिंग एक्टिविटी हुई है, इस पर टेस्टिंग का पर्पस होता है कि क्या यहां पर कोई सेलर है। अगर यहां पर सेलर है तो ऑटोमेटिक हमें हाई वॉल्यूम मिलेगा। देखिए, सेकेंडरी टेस्ट हमेशा इस ट्रेडिंग रेंज में, इस एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ टाइम्स जो सेकेंडरी टेस्ट है वो होंगे। बार बार आपको ये प्राइस कंफर्मेशन करेगा। कोई भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी होती है, मैं ट्रेडिंग रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, प्राइस एक बार वहां जरूर आता है चेक करने के लिए। और अगर वहां पर लो वॉल्यूम है, एग्रीड, वहां से प्राइस रिवर्स होगा। लेकिन अगर वहां पर हाई वॉल्यूम फिर से आता है, मींस वहां पर अगर हिडन सेलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनका एक हैंड रेस दिखाई हमें देता है, तो वहां से हमें फर्दर एक डाउन मूव और मिलेगा। तो ये चीज हमें स्पेशली ध्यान रखनी है किसी भी हाई वॉल्यूम एरिया में, कि उसका एक लो वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्ट होना चाहिए। अगर यहां पर एक लो वॉल्यूम एक्टिविटी टेस्ट हो जाता है तो प्राइस यहां से एक अप मूव लेता है। और अगर ये लो वॉल्यूम टेस्ट यहां पर नहीं हो पाता है, यहां पर अगेन एक हाई वॉल्यूम होता है, तो आइस लेवल फिर से ब्रेक किया जाएगा। और जो हमारा जो भी एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज हमें फिर से करनी पड़ेगी आफ्टर सेकेंडरी टेस्ट, या मैं कहूं कि आफ्टर टेस्टिंग ऑफ सेकेंडरी सेलिंग क्लाइमैक्स। हमारा फेज ए कंप्लीट हो जाता है। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो एक पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम वेट करते हैं फेज बी के लिए। इस टाइम तक फेज ए में, देखिए मैंने आपसे कहा कि फेज ए में हमें कुछ भी नहीं पता कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर एक्यूमुलेशन है। हमारा जो माइंड सेट है वो एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद में कोई ट्रेडिंग रेंज बन रही है तो हम उसको एक ऐसी अप्रोच के साथ में ट्रेड करें कि जहां पर हम कहें कि नहीं, ये हमारा जो है एक एक्यूमुलेशन फेज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हम इसको न्यूट्रल माइंड से देखेंगे और देखेंगे क्लूज हमें क्या मिल रहा है, किस तरह से हमें एक ट्रेडिंग रेंज डेवलप हो रही है, एक्टिविटी रेंज के हायर टॉप पर ज़्यादा है या फिर एक्टिविटी रेंज के बॉटम पर ज़्यादा है। तो हमारा जो फेज ए है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक्चुअली ये फेज़ इतने लेंदी हैं, अगर सारे फेज़ मैंने सेम वीडियो में एक्सप्लेन किए तो मेरे हिसाब से वीडियो की लेंथ भी बहुत हो जाएगी, और उतना प्रॉपर वे में ना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा और ना आप शायद उतना कैच कर पाओगे। तो अभी इस वीडियो में हम लोग फेज़ ए को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बी और सी दो फेज़ को कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल। साथ में एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग चलते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है किसी भी चीज़ को समझना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमारा जो स्केमेटिक है उसका ए फेज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।